नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 2 मंत्रियों में बांटे गए सिसोदिया के विभाग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मंत्रियों में सिसोदिया के विभाग बांटे गए हैं। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कैलाश गहलोत अब दिल्ली का बजट पेश करेंगे। वहीं राजकुमार आनंद को सौंपा गया है शिक्षा विभाग। सिसोदिया के 8 विभाग जो हैं वो कैलाश को सौंपे गए हैं, कैलाश गहलोत को दे दिए गए हैं और जो बाकी के 10 विभाग बचे थे वो राजकुमार आनंद को दे दिए गए। वही जल और पीडब्ल्यूडी विभाग कैलाश गहलोत को सौंप दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमार आनंद को सौंपा गया है। तो केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। 2 मंत्रियों में बांटे गए हैं सिसोदिया के विभाग। कैलाश गहलोत और को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा विभाग दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 विभाग ऐसे थे, 18 मंत्रालय थे मनीष सिसोदिया के पास और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच में। कैलाश गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है वित्त मंत्रालय की, वो बजट पेश करेंगे। आप सांसद संजय सिंह और आप नेता सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारे तो उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। कोई क्रिमिनल, कोई जेब कतरा, कोई स्मगलर, वो कोई ना है जेल में। 18 विभाग रखने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम तो हर जगह अर्जी लगाएंगे। हम तो सबसे ऊपर भगवान के यहां भी अर्जी लगाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं पहले लोअर कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। हम तो सबसे ऊपर भगवान के आगे अर्जी लगा रहे हैं रात से कि भगवान कुछ करे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम करेंगे। तो तमाम जो विभाग थे उनकी जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दे दी गई है। राजकुमार आनंद जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालेंगे, शिक्षा विभाग की उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। और अगर बात करें कैलाश गहलोत की, तो कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार में बनेंगे 2 नए मंत्री। जी हां, जल्द हो सकता है नए मंत्रियों के नामों का ऐलान। नए मंत्रियों की नियुक्ति में लग सकता है थोड़ा वक्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार में बनेंगे 2 नए मंत्री। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द हो सकता है नए मंत्रियों के नामों का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार में 2 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। हालांकि 2 नए मंत्री कौन होंगे, इनके नामों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। 2 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है अरविंद केजरीवाल की सरकार में। और नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी से रिलेटेड। एक तो ये खबर है कि 18 मंत्रालय जो थे मनीष सिसोदिया के पास, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत के पास। और दूसरी ये भी खबर है साथ में कि नए मंत्रियों को भी बाद में इंडक्ट किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मनीष सिसोदिया के कल इस्तीफे के बाद और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जो 18 विभाग थे, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो उन विभागों का काम ना रुके, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें जो बड़े विभाग थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें या फिर यूडी विभाग की बात करें, वो कैलाश गहलोत के पास सौंपे गए हैं, जो कि ऑलरेडी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वहीं जो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद, जो कुछ दिनों पहले ही मंत्री बने हैं,
उनके पास एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग है वो दिया गया है। हालांकि ये अब बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार में जल्द ही 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है रवीश, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। यानी कि अभी सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है वो दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास आया है। उसके बाद ये इस्तीफे की कॉपी एलजी को जाएगी, एलजी के पास जो है एलजी के पास से होम मिनिस्ट्री को जाएगी, एमएचए, और वहां से राष्ट्रपति को जाएगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा। उसके बाद इस इस्तीफे को पूर्ण रूप से इस्तीफा माना जाएगा। इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। इसीलिए दिल्ली का कामकाज इन विभागों के अंदर ना रुके, इसलिए इन विभागों को जो है 2 मंत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद जब 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे उसका भी। जी नमित, मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि बजट भी आना है दिल्ली सरकार का, और ऐसे में अहम हो जाता था कि मनीष सिसोदिया अगर उनको सीबीआई रिमांड पर नहीं लिया जाता तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। तो सबसे पहले जो फैसला लेना था वो वित्त विभाग को लेकर लेना था, और इसीलिए शायद कैलाश गहलोत को वो जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जो बजट बनना है दिल्ली सरकार का उसमें कोई अड़चन ना आए। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी संकट की बात आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के सामने यही थी कि मार्च में दिल्ली का बजट पेश होना है, तो जल्दी से जल्दी फाइनेंस जो ये तो यानी कि वित्त विभाग है उसका जिम्मा कौन संभालेगा। इसकी जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को दी गई है। काफी पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मेदारी है। ऐसे में दिल्ली के बजट को पेश करने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए इस विभाग को और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्वास्थ्य विभाग राजकुमार आनंद को सौंपा गया है, जो मैं जानकारी दे रहा था। क्योंकि जब इस्तीफा होता है किसी मंत्री का, खासतौर पर दिल्ली की बात करें रवीश, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में जो इस्तीफा होता है, इस्तीफा दिल्ली सरकार के पास, उसके बाद एलजी, एलजी के पास एमएचए और एमएचए के पास राष्ट्रपति के पास जाता है, तब उसको पूरा इस्तीफा माना जाता है। और यही प्रोसेस जब दिल्ली सरकार का कोई नया मंत्री बनता है वहां पर भी इसी तरीके से होता है। पहले राष्ट्रपति उसको पास करेंगे, उसके बाद एमएचए, एमएचए के पास एलजी और एलजी के पास दिल्ली सरकार। तो जो नए मंत्री बनेंगे उसमें भी तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि कामकाज ना रुके इन विभागों का, इसीलिए इन विभागों को 2 जो पुराने मंत्री हैं दिल्ली सरकार के उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन इतनी बात जरूर है, ये बड़ी खबर सूत्रों से हमें जरूर मिली है कि जल्दी ही दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री बनेंगे। हालांकि वो कौन होंगे ये कहना थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया की कस्टडी जो है वो 4 तारीख तक कस्टडी में है, 4 मार्च तक। तो दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है। इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है दिल्ली के 2 मंत्रियों को मिलने के लिए। नमित, वैसे थोड़ा जल्दबाजी होगा ये पूछना कि कौन से वो 2 नए नाम हो सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर आपको कुछ खबर मिल रही हो, कौन से वो 2 नए नाम हो सकते हैं जिनको इंडक्ट किया जा सकता है केजरीवाल की कैबिनेट में? देखिए, हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते हैं रवीश के, लेकिन जो मेरे इंटरनली सोर्सेज बता रहे हैं इसमें कई ऐसे विधायक हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं। आतिशी के पास ऑलरेडी एजुकेशन विभाग से काफ़ी कामकाज का जिम्मा उनके ऊपर है। इसके अलावा दुर्गेश पाठक हैं, दिलीप पांडे हैं, यूँ तो कई नाम है। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा रवीश के कौन मंत्री पद की रेस में बने हुए हैं। मेरे सोर्सेज जो इंटरनली बता रहे हैं, इन 4 नामों को मैंने अभी बताया है, लेकिन ये ऑफिशियली तौर पर नहीं है, केवल ये मेरे इंटरनली सोर्स है। दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनमें से शायद कोई नाम हो सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी पार्टी की एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये चारों विधायक हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को सबसे भरोसेमंद व्यक्ति पर ही ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी, क्योंकि जो 2 बड़े विभाग है, खासतौर पर मैं बात करूं, 2 नहीं 3 बड़े विभाग, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 4 विभाग ऐसे हैं जो कि काफी बड़े विभाग है। और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल के सबसे मजबूत जो सिपह सलार थे, सबसे भरोसेमंद जो व्यक्ति थे, वो मनीष सिसोदिया थे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग उनके ऊपर डालकर रखे थे मनीष सिसोदिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने। तो अब उनका विकल्प कौन होगा, कौन ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति होगा जिसके कंधों पर ये भारी भरपाई विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल डालेंगे, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। चलिए नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमें तमाम अपडेट दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। लखनऊ में अतीक अहमद के फ्लैट पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। प्रयागराज मर्डर के बाद इस अपार्टमेंट में रुके थे शूटर्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सल अपार्टमेंट में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। पुलिस ने लैंड क्रूजर और मर्सिडीज को कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल अपार्टमेंट का वो फ्लैट जहां पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। पुलिस ने लैंड क्रूजर, मर्सिडीज को भी बरामद कर लिया। और उमेश पाल की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हत्याकांड में शामिल सभी पर बड़ी कार्रवाई होगी। नामजद और अज्ञात बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी
खंगाल रही है दस्तावेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो नामित लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके जो कागजात है वो खंगाल रही है। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी वहीं मौजूद है, यूनिवर्सल अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है जहां अभी छापेमारी हुई है। विवेक, क्या लेटेस्ट अपडेट है? छापेमारी हो चुकी है, टीम एसटीएफ की वहां पे मौजूद है, क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए, छापेमारी तो हो चुकी है और यहाँ पर ये फ्लैट है 202 नंबर का, 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो अतीक अहमद के नाम पर है और इसको पुलिस ने सील कर दिया है। आप देखिए कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है। 2009-10 में अतीक अहमद ने ये फ्लैट खरीदा था, उस था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कौन रहता था, यहाँ के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के नाम पर फ्लैट था, वो चाबी किसको दे देते थे, कौन रहता था, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कोई टेलीफोन नंबर भी उनके पास नहीं है कि अगर इस फ्लैट में कोई तोड़फोड़ करनी है या कुछ ठीक करना हो तो किससे कम्युनिकेट किया जाए, ये सब भी नहीं है। तो बहुत ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। जो बताया है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमको वो ये कि 24 तारीख की शाम को 5:30 बजे यहाँ से कुछ लोग निकले हैं और उसके बाद से वो लौट करके नहीं आए हैं। तो वो कौन लोग थे, पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि हो सकता है यहाँ बैठकर साजिश रची गई हो। जो लोग यहाँ से निकल करके गए हैं वो कौन थे, ये पर रहता कौन था, ये सारी चीज़ें की मालूमात पुलिस कर रही है। अतीक का बेटा यहाँ कभी कभी आता था, उनके परिवार के दूसरे लोग आते थे, कोई महिला नहीं आती थी, ये यहाँ के लोगों ने कन्फर्म किया है। तो कौन लोग आते थे, क्या करते थे, वो कौन लोग थे? विवेक, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, जो जानकारी मिल रही है विवेक, उसमें ये भी कोई जानकारी नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि शूटर्स यहाँ थे। क्या शूटर्स यहाँ थे? और जो 2 गाड़ियां बरामद हुई, एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज कार, उसको लेकर क्या जानकारी है? लैंड क्रूजर और मर्सिडीज ये दोनों सीज कर दी गई है महानगर थाने में। यहाँ से 200 मीटर की दूर पर थाना है जी, और यहीं पर अतीक अहमद अपना कारोबार या अपनी जो भी साजिशें थी उसके लोग यहाँ पर करते थे। तो वो सीज कर दी है। वो गाड़ियाँ बहुत दिनों से चली नहीं है, जैसा देखने से लग रहा है कि बहुत दिनों से शायद वो खड़ी थी। जो लोग 24 तारीख को यानी वारदात वाली रात को शाम को निकले हैं वो किसी और गाड़ी से यहाँ से गए हैं और शायद उनको ये कहा गया होगा कि आप फ्लैट को खाली करिए, यहाँ से निकल जाइए। लेकिन वो लोग कौन थे, उनकी तलाश की जा रही है। घटना करने के बाद वहाँ से इलाहाबाद से यहाँ आना, फिर यहाँ से भाग के जाना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रुके हैं और शाम को 5:30 बजे यहाँ से भागे हैं इस फ्लैट से, उनका कोई ना कोई कनेक्शन इस पूरी वारदात से होगा ज़रूर, ये बात तय है। और यहाँ की जो पुलिस है लखनऊ की और एसटीएफ इस बात की तफ्तीश कर रही है। विवेक, इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि प्रयागराज की अगर हम बात करें, वहां पर यह भी जानकारी आ रही है कि जो आरोपी हैं जिनका नाम नामजद किया गया है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद ये कार्रवाई अब प्रयाग में शुरू हो गई होगी। धूमनगंज में अतीक की प्रॉपर्टीज़ हैं जी, जहां पर अभी बुलडोजर आज चलेगा, इस बात की जानकारी मिली। सारे रिकॉर्ड्स जो भी डिटेल्स थे वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। पुलिस की टीम भी वहां पर होगी और इसके अलावा जो आरोपी बनाए गए हैं अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों के अलावा उनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उन पर भी बुलडोजर चला जाएगा। सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। आज जो कार्रवाई होनी है वो धूमनगंज इलाके में, जहाँ पर यह वारदात हुई थी, उसी इलाके में अतीक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर बुलडोजर चला जाने की बात आ रही है। शायद ये कार्रवाई अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। विवेक, यूनिवर्सल अपार्टमेंट की अगर लोकेशन देखी जाए तो ये कहां पर पड़ता है और कैसा, क्या पॉश अपार्टमेंट है बहुत ज्यादा यहाँ पर? किस तरीके की लोकेशन है ये? लोकेशन बहुत पॉश है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ का लखनऊ का जो सबसे पहला आइडियल आदर्श थाना जिसको हम कहते हैं मॉडल थाना, वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, महानगर थाना। और मैं आपको बताऊं कि यहीं से थोड़ी दूर पर जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनका एक पुराना आवास यहाँ पर है, जहाँ पर अब तो सरकारी आवास मिल गया, अदरवाइज उनका एक आवास यहाँ पर भी। यहाँ पर कुछ और बड़े विधायक और सांसदों के कमरे हैं, मकान हैं। तो ये एक बहुत पॉश इलाका है और बड़े बड़े लोग, लखनऊ के बड़े रईस लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके बड़े बड़े बेंगलोज हैं। तो ये इलाका बहुत ही पॉश है और बहुत सुरक्षित माना जाता है। अब आप ये सोचें कि 200 मीटर दूरी पर महानगर जो आदर्श थाना है लखनऊ ज़िले का, उसके यहाँ पर इस अपार्टमेंट में अतीक के लोग रहते थे और वो क्या करते थे, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि कौन किस फ्लैट में रह रहा है, किराएदार कौन है, या अगर जिसका है उसने किसी को और को ऑथराइज कर दिया है, इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। और शायद इसी वजह से पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग थे जो यहाँ से भागे। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है विवेक, अगर इतना बड़ा अपार्टमेंट है तो सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर मौजूद होंगे, फ्लोर पे भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते हैं, फ्लोर पे नहीं होंगे तो गेट पे तो सीसीटीवी कैमरे मौजूद होंगे, तो एसटीएफ ने उनको तो जरूर खंगाला होगा।
सीसीटीवी कैमरास खराब हैं, ये बताया गया है। अभी जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, ये बताया गया है। तो जाहिर बात है कि इस तरह की लापरवाहियों से अगर किसी अपार्टमेंट में लोग रहते हैं तो पुलिस को तफ्तीश करने में भी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के जो वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे बात है, वो कुछ नहीं जानते कि कौन रहता है, क्यों रहता है, कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई रिकॉर्ड किसी चीज़ का नहीं है। जबकि जो दूसरे लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं बहुत संभ्रांत लोग हैं और उनके बीच में ये एक तरीका बन गया है अपराधियों का काम करने का कि जो पॉश इलाके हैं या जो संभ्रांत लोग जहाँ पर रहते हैं वहीं पर अपना फ्लैट लेकर के रहो ताकि किसी को शक ना पड़े। तो उसी तरह का कुछ मॉडस ऑपरेंडी दिखाई पड़ रही है इस केस में भी। विवेक, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड से भी बातचीत हुई थी, उसने कहा कि उसे भी कोई जानकारी नहीं है कि इस फ्लैट में कौन थे, कौन लोग यहां पर आए, चले गए, क्या उनकी संख्या थी। सिक्योरिटी गार्ड को भी कोई इत्तला नहीं है इस चीज की। नहीं, कुछ नहीं मालूम है। वो ये इतना बता रहा है कि यहाँ से कुछ लोग 5:30 बजे शाम को निकले हैं किसी गाड़ी से। वो कौन लोग थे, उनके नाम क्या थे, इस फ्लैट में क्यों रह रहे थे, कोई किसी ने यहाँ से पूछा नहीं। जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो 1-1.5 साल पहले बनाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे लोग थे, यहाँ किसी को ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि फ्लैट में कौन रहता है। शायद इसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के, फ्लॉज का फ़ायदा उठा करके अतीक अहमद ने यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था कि कोई पूछताछ होती नहीं है, जिसको चाहो उसको रख दो, जो चाहे वो करो। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीते 11-12 सालों में यहाँ पर अतीक अहमद या उनके नाम पर जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी तरफ से यहाँ के लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की गई या कोई विवाद हो, बवाल हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत शांति से रहते थे। लेकिन जो लोग रहते थे वो कौन थे ये नहीं किसी को नहीं पता। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी वहीं मौजूद थे यूनिवर्सल अपार्टमेंट पे जहां पर अतीक अहमद का फ्लैट था। चलिए बढ़ते आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको मालिए चलते हैं। गवर्नेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरा एक विशेष आग्रह है, आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए। जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लानिंग हो, अलग अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आज अर्बन लोकल बॉडीज को आपके एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत है और यही जरूरत आपके लिए अनेक अवसर पैदा करने वाली है। साथियों, शहरों के विकास का एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। हमारे शहरों की मोबिलिटी अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। 2014 से पहले देश में मेट्रो कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल पर काम किया है। आज हम मेट्रो नेटवर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं। अब जरूरत है इस नेटवर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की, और इसके लिए जरूरी है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की। शहरों में सड़कों का चौड़ीकरण हो, ग्रीन मोबिलिटी हो, एलिवेटेड रोड्स हो, जंक्शन इंप्रूवमेंट हो, इन सभी कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का हिस्सा बनाना ही होगा। साथियों, आज भारत सर्कुलर इकोनॉमी को अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा आधार बना रहा है। हमारे देश में हर दिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा होता है। इसमें बैटरी वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ऑटोमोबाइल वेस्ट और टायर्स जैसी चीजों से लेकर कंपोस्ट बनाने तक की चीजें होती हैं। 2014 में जहां देश में केवल 14-15% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पहले ही हो गया होता
तो हमारे शहरों के किनारे कूड़े के पहाड़ों से ना भरे होते। आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके इन कूड़े के पहाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है। इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रिसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के ढेर सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमें इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अमृत योजना की सफलता के बाद शहरों में पीने के साफ पानी के लिए अमृत 2.0 उसको लॉन्च किया था। इस योजना के साथ अब हमें पानी और सीवेज के ट्रेडिशनल मॉडल से के आगे की प्लानिंग करनी ही होगी। आज कुछ शहरों में यूज्ड वाटर का ट्रीटमेंट करके उसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेजा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में गमला चोरी मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गमला चुराने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों की कार में गमला चुराते हुए ये वीडियो वायरल हो गया था। G20 समिट के लिए जो गमले सजाए गए थे, जो सड़कों पर गमले लगाए गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स उन गमलों को चुरा रहा था। ये वीडियो आप यहां पे देख सकते हैं। अपने ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में वो इन गमलों को भर रहा था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है और G20 समिट के लिए गमले सजाए गए थे। तो गुरुग्राम में गमला चोरी मामले में बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने गमला चुराने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक शख्स यहां पे आता है अपनी गाड़ी में और अपने ड्राइवर के साथ जो वहां पर गमले रखे होते हैं सड़क में, उन गमलों को अपनी गाड़ी में भर के फरार हो जाता है। तो पुलिस ने गमला चुराने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ये गमले आपको बता दें G20 समिट के लिए जो सौंदर्यीकरण होता है शहर का, सड़कों का, उसके लिए गमले रखे गए थे यहां पर। लेकिन एक शख्स आता है और गमला चोरी करके वहां से चले जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे गमला चुराते हुए शख्स यहाँ पे नजर आ रहा है। अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उसने तमाम गमले वहां से उठाए और अपनी गाड़ी में भरे और वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नया लुक सामने आया है। राहुल गांधी ने महीनों से बढ़ाई हुई दाढ़ी को अब कटवा लिया है और बाल भी छोटे करा लिए हैं। राहुल का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि राहुल इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहां राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। इससे पहले उनके नए लुक की तस्वीर सामने आई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही थी। अक्सर लोग उनकी दाढ़ी को लेकर सवाल कर रहे थे। इस बीच लंदन पहुंचते ही उन्होंने नया लुक अपनाया है। तो राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें राहुल गांधी एक नए लुक में नजर आ रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो व्याख्यान देंगे, संबोधित करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे राहुल गांधी को आप शर्ट, टाई, पैंट के साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी दाढ़ी उन्होंने अपनी कटवा ली है, ट्रिम करवा लिया है उसको। और ये आप देख सकते हैं दो तस्वीरें राहुल गांधी की हम आपको दिखा रहे हैं। एक में आपको वो सूटेड बूटेड नजर आएंगे, दूसरी तस्वीर में उन्होंने जैकेट पहना हुआ है। लंदन में है राहुल गांधी, जहां पे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।